Question number 12. Wire of certain resistance. Wire of certain resistance R is stretched so that its radius decreases by a factor n. Radius decreases by a factor n. इसका मतलब रेडियस स्मॉल आर से ले लो, चलो रेडियस आर बाय एन। क्वेश्चन नंबर 12, अगर रेडियस आर बाय एन होगा तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? एरिया होता है पाई आर डैश स्क्वायर। एरिया बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, विच मीन्स एक्चुअल एरिया का एन स्क्वायर। रेडियस 1/n है, एरिया कितना हो गया? ए बाय एन स्क्वायर। तो फिर लेंथ कितनी होगी? एन स्क्वायर एल। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम सेम होता है, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तभी तो ये ए इंटू एल आएगा ना। अब नया रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी लेंथ बाय एरिया। तो नया रेजिस्टेंस लेंथ की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ एन स्क्वायर एल, और एरिया की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ ए बाय एन स्क्वायर। इट बिकम्स एन रेज टू पावर 4, एन रेज टू पावर 4 रेजिस्टिविटी एल बाय ए, दैट इज नया रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस से एन की पावर 4 हो। चेक कर लो जिसका डाउट। क्या आंसर दे रहा है? यही है क्या? यस Yes. समझ में आ गया सबको? बेटा रेडियस 1/n हुआ, रेडियस 1/n हुआ तो एरिया ए बाय एन स्क्वायर हो गया। तो लेंथ अपने आप ही एन स्क्वायर होगी, क्योंकि इनका प्रोडक्ट में ए इंटू एल बचना चाहिए, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। उसके बाद आप रेजिस्टेंस निकाल लो, आपका आंसर आ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 12। अब देखिए 13। 13 में कह रहा है वायर 1 मीटर लॉन्ग एंड 0.13 मिलीमीटर इन डायामीटर। एक वायर है, उसकी लेंथ 1 मीटर, उसका डायामीटर दिया है यहाँ। डायामीटर, डायामीटर कितना गिवन है? डायामीटर इज 0.13 मिलीमीटर। इसके बना दो मीटर। एरिया कितना होगा? पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है एरिया। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और डायमीटर रेडियस रेडियस डी बाय 2 होता है। तो यहाँ से बनेगा पाई 0.13 स्क्वायर बाय 4। के बाद वो क्या पूछ रहा है अपने से? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। जब वो सेम मटेरियल की बात करता है ना, तो रेजिस्टिविटी की बात करता है। एक और वायर है जो इसी मटेरियल की बनी हुई है, जिसकी रेजिस्टिविटी सेम है, whose लेंथ, लेकिन उसकी लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर। और डायामीटर कितना है? डायामीटर इज 0.155 मिलीमीटर। और ऊपर वाले का रेजिस्टेंस गिवन है, वो कितने है? 4.2 ओम।
डालना क्या है, नीचे वाले का रेजिस्टेंस। तो दो इक्वेशन बना के दोनों को कंपेयर कर दो बेटा। ऊपर वाले का रेजिस्टेंस कितना है, 4.2, रेजिस्टिविटी लेंथ कितनी है 1, और एरिया कितना है 5.13 इंटू 10⁻³ स्क्वायर, और ये 4 ऊपर आ जाएगा। दूसरे का रेजिस्टेंस R मान लो, रेजिस्टिविटी सेम, लेंथ 1.5 पाई, और इसका डायमीटर कितना है 0.155। कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है, और नीचे वाला 4 ऊपर चला जाए। क्या इनको डिवाइड नहीं कर सकते क्या? डिवाइड करते ही ये दोनों फैक्टर गए, 4 से 4 गया, बचा कितना, इसको ऊपर रखना ना, तो ये नीचे इसके बना 1.13 10⁻³ का स्क्वायर, और इसको इसके नीचे रखेंगे तो ये बन जाएगा 0.155 10⁻³ का स्क्वायर 1.5। अब कैलकुलेशन कर लो, ये वाली पावर का स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, बाकी आपको कैलकुलेट करना है, जो भी आएगा वो आंसर। कर लोगे क्या इसको? किसका डाउट था? 13 किसका था डाउट? Yes, sir. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। अब आपने पूछा 14। 14 इज रियोस्टेट हैज 100 टर्न्स। रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट इज ए वेरिएबल रेजिस्टर। इसके ऊपर ऐसे काफी सारी टर्न्स होती हैं वायर की, इस ऐसे इस तरह से टर्न्स होती हैं। अब हर वायर का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर एक कांटेक्ट मेक करने के लिए इस तरह का एक अपरेटस होता है, जिसको आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। जितना मैं इसको आगे लेके जाऊंगा उतनी वायर का रेजिस्टेंस आएगा। तो अभी इसके मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है, अभी हम क्या निकाल रहे हैं 14 में, रियोस्टेट हैज नंबर ऑफ टर्न्स कितनी 100, ये वाली, ऑफ ए वायर ऑफ रेडियस, वायर का रेडियस कितने, वायर का रेडियस है 0.4 mm। रेजिस्टिविटी दी हुई है हमें, that is 4.2 10⁻⁻⁷। The diameter of each turn is, ये जो डायमीटर है टर्न का डायमीटर, ये रेडियस, देखो दो चीजें हैं इसमें, एक तो ये जो लूप बना हुआ है उसका डायमीटर, और एक जिस वायर का, वायर से हम इसकी टर्न बना रहे हैं उस वायर का रेडियस गिवन है, ये छोटे वाला रेडियस, और ये जो डायमीटर गिवन है वो टर्न का डायमीटर है, मतलब ये वाला टर्न का डायमीटर। इससे हमें क्या फायदा होगा चेक करते हैं। डायमीटर कितना गिवन है टर्न का, 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है सारी की सारी टर्न्स। डायमीटर का ना दोबारा एक बार किसका है? क्या चीज? डायमीटर सर। डायमीटर इस टर्न का, ये जो लूप नहीं बने हुए उसका डायमीटर यस सर। 3 सेंटीमीटर। और जो ये रेडियस दिए है, ये जिस वायर से आप लूप बना रहे हो वायर का भी तो कोई थिकनेस होगी ना, वायर का रेडियस, वो वायर का रेडियस। अब मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो सारी की सारी टर्न्स रेजिस्टेंस ऑफर करेंगी। अब लेंथ कितनी है, एक टर्न की लेंथ होती है 2 पाई r, ये r मैं ले रहा हूं
डायामीटर वाला आर, ये वाला बड़ा आर, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? ये तो लेंथ होगी। रेजिस्टिविटी और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, यहां पर मैं डायामीटर भी यूज कर सकता हूँ, 2 पाई इंटू डी, पाई इंटू डी। दोबारा समझो इसको, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है वो आपको, एक रेडियस दे दिया, एक डायमीटर दे दिया, लेकिन आपने कंफ्यूज होना नहीं है। चेक करना है कि रेडियस कौन सा है और डायमीटर किसका गिवन है। एक बार फिर से देखो, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर 100 टर्न्स हैं, और अगर उसको मैं खींच के लंबा कर दूं सर्कल को, तो एक टर्न की लेंथ है पाई डी, 2 पाई आर होता है ना, 2 आर डायमीटर। तो एक्चुअल में मेरे पास लेंथ ऑफ द वायर आ गई, लेंथ ऑफ द वायर इज 100 इंटू पाई डी। इसको सॉल्व कर लो, पाई तो पाई रहने दो, एक बार 3 सेंटीमीटर के बना दो मीटर, तो लेंथ ऑफ द वायर अपने पास आ गई 3 पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो लेंथ मेरे पास बन गई 12,1349। इतना मीटर लेंथ दी हुई है। बस रियो स्टेट में वो यही कंफ्यूज कर रहा था कि आपको लेंथ दे दी। एरिया आपके पास पाई आर स्क्वायर से आप ले लेंगे, लेंथ आपकी ये बन गई, रेजिस्टिविटी उसने दे दी, तो क्या रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते अब हम? बोलो यस। तो क्या ये यस। रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते। अब इसको सॉल्व खुद कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन था। कैलकुलेट द कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। बेटा कल का सुन लो, कल सिर्फ कंपटीशन बैच होगा 2 बजे। थ्योरी क्लास नहीं होगी कल। थ्योरी वाले बच्चे जितनी भी न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज हो चुकी हैं और जो आज आपको देंगे वो काम कंप्लीट कर लेना मंडे तक। और जो बच्चे कंपटीशन वाले हैं वो कनेक्ट करेंगे कल 2 to 3, सॉरी 2 कह रहा हूँ, क्या टाइम है अपना? ये 3 है ना, 3 to 4 बच्चे इसी टाइम पे कनेक्ट करना। ये क्लास संडे को भी रहेगी, सैटरडे को भी रहेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर तो 19। संडे यस, को 2 to 5 पेपर है। क्या कह रहे बेटा? सर संडे को 2 to 5 एग्जाम है। कितने बजे से कितने बजे तक एग्जाम बेटा? सर 2 to 5। कोई बात नहीं, संडे का टाइम नहीं होगा, ये कल का टाइम है। संडे का टाइम हम पहले रख लेंगे या बाद में रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट द कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है 1 बाय रेजिस्टेंस, एंड कंडक्टिविटी ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस दे दिया 0.01। ये तो निकल ही आया फिर। इसमें क्या था, 0.01 दे दिया और ऊपर जाके डेसिमल 100 आ जाएगा आंसर। के यूनिट होते हैं मो। ने एस से डिनोट किया साइमन, एस फॉर साइमन, साइमन भी ले सकते हो, मो या साइमन कंडक्टेंस के यूनिट होते हैं। फिर आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया 0.01,
और आपको लेंथ भी दे दी, सॉरी एरिया आपको दिया है 10⁻⁻⁴ और लेंथ आपके पास कितनी दी है बेटा 0.1। तो आपको निकालनी है कंडक्टिविटी, आप रेजिस्टिविटी निकाल लेंगे। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और इसके भी यूनिट मोह पर मीटर होते हैं, लेकिन इसने यूज किए हैं साइमन पर मीटर। तो आप साइमन में भी यूज कर सकते हो, साइमन एस, या मोह पर मीटर भी कर सकते हो। यहाँ तक आपके, तो बच्चे अपना काम कंप्लीट करें। कुछ की पीडीएफ नहीं आई है अभी तक, आज कर लेना, 2 दिन का काम है आपका, 2 दिन आपको मिल गए हैं, सैटरडे और संडे, पिछला सारा काम पूरा कर लेना। अगला टॉपिक नोट करो सब। देखिए मोबिलिटी है नेक्स्ट टॉपिक। वैसे तो मैंने मोबिलिटी की डेफिनेशन बता दी थी, उसके ऊपर 3 न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 3.23। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है 3.23, 1 2 3 3 एग्जाम्पल प्लस 3 अनसोल्ड। यहाँ जो टॉपिक यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं मोबिलिटी। थोड़ा सा इसमें डिस्कशन कर लेते हैं, मोबिलिटी होती क्या है। डेफिनेशन या फॉर्मूला मैंने बता दिया था, बट मोबिलिटी है क्या। इसको हम लोग मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको बताया था मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन भी आप मैथमेटिकली की मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर is defined as the mobility of charge carrier is defined as the drift velocity acquired per unit electric field applied। कोई भी चार्ज कैरियर कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करेगा जब उसके ऊपर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेटा कल वाला लेक्चर मैंने उस पर डाल दिया था ऐप के ऊपर। इनके पास आईफोन है, पर्सनली मेरे से वो लेक्चर मंगवा लेना एक बार, जब तक मैं आईफोन की सेटिंग नहीं बताता। स्केलर, लैपटॉप, हाँ जी, लैपटॉप में। लैपटॉप में कैसे खुलेगा ये भी मैं चेक करके बताऊंगा। ओके सर। स्केलर क्वांटिटी है और इसके यूनिट क्या होंगे, मीटर पर सेकंड तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के होंगे, और न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड के होते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ मीटर कूलम पर न्यूटन सेकंड। यूनिट क्या होंगे, मीटर कूलम पर न्यूटन सेकंड। अब जो न्यूमेरिकल में फॉर्मूले यूज होंगे, वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ई बाय एम टाउ मैग्नीट्यूड।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये E/m टाउ। इसको मैं इक्वेशन 1 के साथ यूज करूं तो मेरे पास मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, E/m टाउ बाय ई से ई कट जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। ये आपके पास आ गया मोबिलिटी का फॉर्मूला। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं 2-3, मेरे ख्याल से वो आपको ट्राई कर लेंगे, इसी फॉर्मूले के ऊपर होंगे, सिर्फ ये 3 न्यूमेरिकल्स हैं। तो एक सम मैं ले लेता हूँ, चलो सेकंड न्यूमेरिकल ले लेता हूँ 3 में से। सेकंड न्यूमेरिकल ये कहता है the number density of electron n in copper is 8.5 10 raised to power 28। नंबर डेंसिटी जब भी आएगी आपने स्मॉल एन लेना बेटा, स्मॉल एन, नंबर डेंसिटी स्मॉल एन। के बाद करंट दिया हुआ है इसने 1 एम्पियर, फ्लोज थ्रू द कॉपर वायर ऑफ लेंथ, कॉपर वायर की लेंथ है 0.24 मीटर, एरिया भी दे दिया, सब कुछ गिवन है, एरिया इज 1.2 मिलीमीटर का स्क्वायर, तो मैंने उसको मीटर का स्क्वायर कर दिया। When connected to a battery of 3 volt, वोल्टेज दे दी 3 वोल्ट, find the mobility of electron, find the mobility of electron। देखो मोबिलिटी के लिए अपने को 2 चीजें चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने को इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, क्योंकि करंट होता है NEAVD, करंट इसने दे दिया 1, n अपने पास है 8.5 10 रेज टू पावर 22 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एरिया कितना एरिया है 1 पॉइंट, कैलकुलेशन में आपके एंड पे छोड़ूंगा, लिख रहा हूँ बस, ये सारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। फिर मुझे चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मैंने आपको बताया था कल भी, वोल्टेज बाय लेंथ होगा, वोल्टेज आपके पास है 3, लेंथ भी आपके पास है ये कैलकुलेशन भी आपके एंड पे है, एक बार VD निकाल लेना, E निकाल लेना, तो मोबिलिटी निकालना आसान हो जाएगा। मोबिलिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर फोकस करना क्या कह रहे बेटा, सर आ रहा है फोकस। कुछ पूछना है क्या? फोकस नहीं है स्क्रीन पे। तो फोकस नहीं हुआ सर, अब सही है। अब सही, ओके। अगला टॉपिक है आज का, नो चेंज कर दूं पेज, सर 1 मिनट रुक दो। नोट कर, हो गया होगा बेटा अब तो। यस सर। हेडिंग में नाउ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर effect of temperature
ऑन द रेजिस्टिविटी कर लो, ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। एक बार जूम आउट हो गया, स्टेबल हो जाए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मैथमेटिकली पहले करवा देता हूँ ताकि एक्सरसाइज आप कर लो, थ्योरेटिकली हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेट रो नोट बी द resistivity of conductor at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर 0 था तो उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो नॉट। लेट रो टी बी द resistivity at 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये तो आपने पहले भी पढ़ लिया था कि रेजिस्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक नेचर पे और एक टेम्परेचर। इट इज फाउंड दैट resistivity increases with the increase in temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं। तो मैं बता दूं आपको कैसे बढ़ रही है, आप अलग से नोट कर रहे हो, सिर्फ देख लो, इस आर्टिकल को डिस्टर्ब मत करना। जब टेम्परेचर बढ़ता है, व्हाट वुड हैपन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, किसका कोलिजन, इलेक्ट्रॉन का, इंक्रीजेस, ऊपर एरो का मतलब इंक्रीज। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है टाइम। तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन डिक्रीज कर जाए, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन डिक्रीज कर जाएगा। अगर आपको याद हो कल का लेक्चर, जब मैं रिडक्शन ऑफ द ओम्स लॉ करवा रहा था तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आया था, उसके अंदर टाइम ऑफ रिलैक्सेशन पे रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ रहा था, टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया होगा, चेक करो। यस अगर टाउ डिक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। यही लाइन मैंने यहाँ लिखी है, इट इज फाउंड दैट रेजिस्टिविटी। अब ये चीज ना आपका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है कि एक्सप्लेन करो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी कैसे बढ़ती है। तो आप इन्हीं चार बबल से बता सकते हो कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर frequency of the collision between the electron and the kernels increases because of kinetic energy increases. As a result, time of relaxation tau decreases, and we know that resistivity is inversely proportional to the time of relaxation. Hence,
रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। कंक्लूजन क्या हुआ? टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ती। अब मैं आर्टिकल पे वापस आ रहा हूँ। जो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई, इंक्रीज इन resistivity depends on the following factors. Number 1, increase of resistivity को कैसे लिखोगे? ऐसे ना, increase. Number 1, it is directly proportional to the resistivity at 0 degree. कितना इंक्रीज होगा ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि 0 डिग्री पे पहले रेजिस्टिविटी कितनी थी, उसी के अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगा। अगर पहले रेजिस्टिविटी कम थी तो कम इंक्रीज होगा, पहले रेजिस्टिविटी ज्यादा थी तो ज्यादा इंक्रीज होगा। ये भी एक्सपेरिमेंटली पता किया गया। एक्सपेरिमेंट जब किए गए तो ये पॉइंट सामने आया। डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। नंबर 1, it is directly proportional to the resistivity at 0 degree centigrade. Number 2, it is directly proportional to the change in temperature. अब 0 से अपन ने कितना टेम्परेचर चेंज कर दिया? T। एक्चुअली में ये T आ गया बिकॉज 0 था, बट आप क्या कैसे लिखते हो? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। चेंज की बजाय भी क्या लिख लो? इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अपने पास क्या बनेगा? रेजिस्टिविटी एट T टेम्परेचर, 0 टेम्परेचर is directly proportional to resistivity into T। T यहाँ टेम्परेचर है, टाइम नहीं है, ध्यान रखो। प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करो। जैसे 11th में अपन ने वो नहीं पढ़ा था, एक्सपेंशन में चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड टेम्परेचर, सेम चीज आ गई। तो यहाँ पर एक अल्फा आएगा। अब अल्फा भी कुछ हद तक वैसा ही लग रहा है जैसे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। अल्फा आएगा वेयर अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट of resistivity. Alpha is called temperature coefficient of resistivity. अब आपको ये वाली resistivity निकालनी है, इसको मैं इधर ले जाऊं, यहाँ लिख देता हूँ। तो resistivity at T degree centigrade is equal to resistivity at 0 degree centigrade 1 plus alpha change in temperature, 1 plus alpha change in temperature. This is the formula. यहाँ T मैंने इसलिए लिया है कि ये 0 था। कई बार ये 0 नहीं होगा, 10 डिग्री होगा और ये 20 होगा, तो चेंज लेना है यहाँ पे, चेंज। यहाँ इन जनरल में लिख देता हूँ, मैं इसको इन जनरल लिख देता हूँ। रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 2T, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T। ज्यादातर 0 डिग्री दिया होता है, अगर 0 ना दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है अल्फा। अल्फा को डिफाइन करना पड़ेगा। अल्फा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा का नाम क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा, अल्फा किसके इक्वल होगी? अल्फा होगी रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट
इंटू टी डिग्री, उसी फॉर्मूले से लिखा है। मतलब चेंज इन resistivity per unit original resistivity per unit change in temperature। यहां से आप डेफिनेशन बना लो, जैसे फॉर्मूला है वैसे आप डिफाइन कर दो। जैसे द कोफिशिएंट, द टेम्परेचर कोफिशिएंट of resistivity of any material is defined as the change in resistivity per unit original resistivity per unit change in temperature per unit change in temperature। इसको बोलते हैं बेटा अल्फा। अगले लेक्चर्स में आप ये पढ़ोगे अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। इसी में बता देता हूँ, अल्फा कैन बी पॉजिटिव, अल्फा कैन बी नेगेटिव। अब पॉजिटिव वाले अल्फा को होंगे वो मटेरियल होंगे जिनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है। जैसे कंडक्टर्स, जितने भी कंडक्टर्स हैं एक बार समझ लो इसको, उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल है जैसे सेमीकंडक्टर, अलॉयज, ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनके टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम होती है। उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जिसकी बढ़ती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जितने भी मेटल्स हैं, कंडक्टर्स हैं, वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। और जो सेमीकंडक्टर या अलॉयज हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, दे आर कॉल्ड नेगेटिव टेम्परेचर। नेगेटिव और पॉजिटिव से इतना ही मतलब है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी का बढ़ना या टेम्परेचर के घटने से रेजिस्टिविटी का घटना। इतना समझ में आ गया क्या सबको? तो Yes, sir. Yes, sir. अगर न्यूमेरिकल करते वक्त, अगली एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करते वक्त आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है रेजिस्टिविटी का, तो आप यूज कर सकते हैं। आप रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री 1 प्लस अल्फा टी डिग्री। अब अगर रेजिस्टेंस के लिए भी यूज करना हो ना, हमें पता है कि रेजिस्टेंस में रेजिस्टिविटी तो आती है, अगर रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो आप यही वाला फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए भी यूज कर लेना, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, उसके बढ़ने से आर भी बढ़ेगा। तो सेम फॉर्मूला आपका ये इसको ऐसे भी आप रख लो, आर टेम्परेचर 2 डिग्री T2 आर टेम्परेचर T1 1 प्लस T2 डिग्री माइनस T। तो जिन कंडक्टर की मैंने बताया ना अल्फा पॉजिटिव और अल्फा नेगेटिव, अब यहां से मैं आपको दो टर्म दे रहा हूं टेक्निकली। जैसे आपने पढ़ा हुआ है
ohmic conductor. Definition ये है, ohmic conductors are those conductors which obey Ohm's law. मतलब जिसमें VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और ये ग्राफ कंडक्टर के केस में होता है, ये उन्हीं में होगा जिनका अल्फा भी पॉजिटिव हो। तो फिर आप पढ़ते हो नॉन ओहमिक कंडक्टर। आर दोज conductors which do not obey Ohm's law, जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो, इस तरह से वो सेमी कंडक्टर का होता है मोस्टली। ये सेमी कंडक्टर के अंदर आपको ग्राफ मिलते हैं इस तरह के, सेमी कंडक्टर में जिनका अल्फा नेगेटिव। तो हालांकि डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है नॉन ओमिक अल्फा से, वैसे मैं बता रहा हूँ। ओमिक कंडक्टर्स जिसमें ओम्स लॉ ओबे हो, नॉन ओमिक कंडक्टर जिसमें ओम्स लॉ ओबे ना हो। तो मोस्टली सेमी कंडक्टर अलॉयज आर नॉन ओमिक एंड कंडक्टर्स आर ओमिक। और अगर मैं टेम्परेचर कोफिशिएंट से बात करता हूँ तो ओमिक कंडक्टर का अल्फा पॉजिटिव होता है और नॉन ओमिक कंडक्टर का अल्फा नेगेटिव। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर द डे। होमवर्क आपके पास 2 एक्सरसाइज बन गई, 2 दिन का टाइम है, तो आप कंप्लीट कर लेना। मैं आपको पेज नंबर बता दूं, एक तो मैंने बता ही दिया था, 3 क्वेश्चन है 3.23 मोबिलिटी के ऊपर है, 3 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, 1 2 3। सेकंड मैंने बता दिया, बाकी सेम। उसके बाद अगला टॉपिक यही है रेजिस्टेंस वाला। ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जो बच्चे कंपटीशन के लिए जा रहे हैं और थ्योरी के लिए भी। ये आपके पास 3.27, इसमें अपने पास 6 क्वेश्चंस तो हैं अनसोल्व। सोल्व पहले क्या करो, खुद प्रैक्टिस, और तभी आपको अनसोल्व में फायदा मिलेगा। 38 एग्जाम्पल से लेकर 47 एग्जाम्पल तक इसमें सोल्व क्वेश्चन। जब आप कोई भी एक्सरसाइज ईमानदारी से करते हो, अगर सिर्फ पीडीएफ बना के भेजना ही एक पर्पस है और सोल्यूशन देख के एक्सरसाइज पूरी करनी है या किसी से मंगवा के पूरी करनी है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है बेटा। बहुत जल्दी हम लोग शायद फेस टू फेस आ जाएंगे, जैसा हम लोग सुन रहे हैं। अगर 1 जून स्कूल को अगर खुल जाता है स्कूल, तो हम लोग भी स्मॉल सेक्शन में ऑफलाइन भी आ सकते हैं। हो सकता है पूरी क्लास को अलाउ ना किया जाए, हाफ हाफ डे डिवाइड कर लेंगे, जैसे भी बनेगा आपको बता। नहीं तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 जून के आसपास हम वापस ऑफलाइन पे आ जाएंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। तब तक आप लोग ये काम अपना पूरा रखो और मिलते हैं मंडे को। कल क्लास में वही आएंगे इस टाइम पे जो बच्चे कंपटीशन के हैं। तो मैं मटेरियल अपलोड कर रहा हूँ मेरी ऐप पे आज, थ्योरी कंपटीशन की थ्योरी का, वहीं से आपको देखना है उसको। सर मैंने एक्चुअली रिक्वेस्ट कल सेंड किए, सर आप एक्सेप्ट करवा लो, मैं कर कर लो। लूंगा बेटा, अभी अभी एक्सेप्ट कर लूंगा। जो बच्चों ने अभी तक नहीं किया रजिस्टर, वो प्लीज रजिस्टर करें। आपको जो भी वर्क मिलेगा वहीं से मिलेगा। आईफोन वाले जो बच्चे हैं उनको हो सकता है बिट्स के नाम से ना, हमने ये क्लास है
क्लास प्लस से ऐप बनवाई है, तो मैं अभी बात करूंगा उनसे। क्लास प्लस के नाम से उनको ऐप मिलेगी वो, बट वो कैसे वो करेंगे वो सारा चेक करके मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के सेंड कर दूंगा कि लैपटॉप वाले कैसे करेंगे और दूसरे बच्चे कैसे, कल तक। ओके जी, थैंक यू।